नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा के अंतर्गत हम भारतीय आर्य भाषाएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा के प्रकार, मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना विषय भाषा। भाषा, जैसा कि आप सभी को पता है, मनुष्य से पहले आदि मानव थे और आदि मानव अपनी बात दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे और इन संकेतों में एक दूसरे की बात को समझ पाना अत्यंत जटिल कार्य था, बड़ा मुश्किल काम था। इस असुविधा को दूर करने के, इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख की ध्वनियों को मिलाकर कुछ वर्ण बनाए, शब्द बनाए और इन शब्दों की मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। भाषा शब्द का प्रयोग पशु पक्षियों की बोली के लिए भी किया जाता है, जैसे बंदरों की भाषा, तोता मैना की भाषा आदि। स्वामी तुलसीदास ने काकभुसुंडी और गरुड़ के वार्तालाप के प्रसंग में लिखा भी है कि समझे खग खग के भाषा, मतलब जो खग है पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति समझते हैं। पशु पक्षियों की भाषा का अध्ययन करने वालों का कहना है कि उनकी भाषा में भी भाव और अभिप्राय के अनुसार भेद किया जा सकता है। प्रसन्नता के समय उनकी भाषा वह नहीं रहती जो क्रोध के समय रहती है, गुस्से के समय रहती है। कुत्ते या बिल्ली की बोली सुनने पर हम देख सकते हैं कि मनोदशा के अनुसार उनकी ध्वनियों में अंतर हुआ करता है। अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए हाथ, आँख, सिर आदि का संचालन भी भाषा कहलाता है। जैसे कि आपको मम्मी ने बुलाया, आपने सर हिला के बोल दिया यस आ रही हूँ, या इशारों में मम्मी ने बुलाया हाथ दिखा के, तो भी भाषा के अंतर्गत ही आएगा। कामता प्रसाद गुरु, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्ट समझ सकते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम 3 भाषाएं देखते हैं। नंबर 1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, नंबर 2 मध्यकालीन आर्य भाषा, नंबर 3 आधुनिक भारतीय भाषा। तो पहली जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की भाषा आती है। यह 2 भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत जो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है। फिर आती है लौकिक संस्कृत, जिसको हम संस्कृत भी कहते हैं, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 प्रकार की भाषा है। नंबर 1 पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली क्या है? पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और जो आजकल की आधुनिक भारतीय भाषा है वो 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब कि 1000 ईस्वी से जो अब तक चली आ रही हैं वो सारी क्या है? आधुनिक आर्य भाषाएं। और इसकी ये समय सीमा यहाँ पे टेबल के थ्रू बताई गई है। जैसे वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय भाषा 1 ईस्वी से अब तक जो चली आ रही हैं, ये सारी आधुनिक भारतीय भाषा हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, रसियन, पोलिश, ये सारी क्या है? विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं। और भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषता के अंतर्गत हम पहली विशेषता पढ़ते हैं। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति समाज में होती है, उसका विकास भी समाज में ही होता है। भाषा के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। समाज को छोड़कर हम भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सच है कि अगर हम समाज को छोड़ दें तो हम भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ कोई भाषा रहेगी या नहीं रहेगी। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। जब से भाषा आरंभ हुई है तब से आज तक चली आ रही है और जब तक मानव समाज रहेगा तब तक इसी प्रकार चलती रहेगी। व्यक्ति भाषा सीख सकता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकता है, परंतु अगर वह यह सोचे कि मैं भाषा बदल दूंगा या समाप्त कर दूंगा
तो यह संभव ही नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को समाप्त नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी असंभव कार्य है। भाषा एक अर्जित वस्तु है, अर्थात जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास हाथ, पैर, आँख, मुंह, कान होते हैं, परंतु उसके पास कोई भाषा नहीं होती है, अर्थात वह जन्म लेने के बाद ही भाषा सीखता है। यदि भारतीय बच्चों को अंग्रेज़ों के बीच में छोड़ दिया जाए, अंग्रेजी वातावरण में रहे, तो वह उसी दक्षता के साथ अंग्रेजी बोलेगा, उसी फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोलेगा जैसे वहाँ के बच्चे बोलते हैं। और इसी का उल्टा, अगर हम किसी अंग्रेज़ के बच्चे को भारत में ले आएँ और वो जन्म से यहीं पे रहे, तो वह उसी फ्लुएंसी के साथ हिंदी बोला जिस फ्लुएंसी के साथ हम और आप बोलते हैं। तो यह है, भाषा एक अर्जित वस्तु है, कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है, भाषा एक परिवर्तनशील है। ये सच है, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के समान भाषा पे भी परिवर्तित होने वाली वस्तु है। किसी देश और युग की भाषा ऐसी नहीं रही जो परिवर्तित ना हुई हो। जो आपका वैदिक काल है, वैदिक समय सीमा जो आपने पढ़ा पहले, और आज जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, वो इन दो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैदिक काल में हम संस्कृत बोलते थे, आज हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो ये परिवर्तनशील हो गए हैं। अगर आज हम बात करें असुर शब्द की, असुर शब्द क्या है? राक्षस बोलते हैं उसे हम। लेकिन जब हम वैदिक काल में पढ़ते हैं तो असुर शब्द का अर्थ होता था कि वह देवता हैं, देवताओं के लिए हम असुर शब्द बोलते थे। तो ये इनके बीच में हमारा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हमारा है, भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है। सच है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक समय सीमा होती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की भाषा में भेद होना अनिवार्य है। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी वाली कहावत इसी तथ्य को में कहा गया है। ये सच है। जो हिमाचल की भाषा है, जो पंजाब की भाषा है, जो हरियाणा की भाषा है, इनमें डिफरेंस है। तो एक भौगोलिक सीमा है उनका, एक जो राज्य, उसी राज्य में वह भाषा बोली जाती है। जो पंजाब में का एरिया है वहाँ पे पंजाबी बोली जाएगी, उसके बगल में जब हम हरियाणा में आते हैं तो वहाँ हरियाणवी भी बोलते हैं। ये हमारी उसकी भौगोलिक समय सीमा है। अगली विशेषता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ये सच है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा सतत परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। हाँ, जो भाषाएं प्रयोग में नहीं हैं उन्हें हम मृत भाषाएं कहते हैं और इनका अंतिम रूप निश्चित है। किंतु जीवित भाषाओं में परिवर्तन निश्चित है। बोलचाल की भाषा यथावत नहीं रह सकती, उनका विकास होता रहता है। जैसे हम पहले संस्कृत बोलते थे, फिर हम हिंदी बोलते हैं, अब हम इंग्लिश बोलते हैं, तो ये इनका कोई अंतिम रूप नहीं है। और जब से ऐप बनी है तब से इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं अगला, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार के अंतर्गत हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। 3 प्रकार कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। कुछ विद्वान 2 ही मान के चलते हैं, मौखिक और लिखित। मैं यहाँ पे 3 मान के चल रहा हूँ। तो पहला हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार, मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, रेडियो, नाटक, झगड़ा आदि, ये सभी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो आप मुंह से बोलते हो, सामने वाला समझ जाता है। रेडियो सुनते हो, मूवी देखते हो, समाचार सुनते हो, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार, मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसी बात को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज इत्यादि। व्हाट्सएप मैसेज का मतलब है कि आप जो टेक्स्ट मैसेज करते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग वाला नहीं कि आपने वो बोला और रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया, वो मौखिक भाषा आएगी। जब आप व्हाट्सएप पे बोल के अपनी वॉइस सेंड करते हो, वो लिखित भाषा नहीं, वो मौखिक भाषा है। लेकिन जब आप उसको टेक्स्ट मैसेज करते हो, टाइप करके सेंड करते हो, तो आपका लिखित भाषा है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, लिखित भाषा है। टीचर आते हैं क्लास में, ब्लैक बोर्ड पे ऊपर टॉपिक लिखते हैं और क्लास ओवर होते ही वो साइड में अपना डायरी लिख देते हैं कि डू कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, डू कंप्लीट चैप्टर नंबर 5, लर्न चैप्टर नंबर 30। तो ये क्या है? लिखित भाषा। जब आप बुक पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, आपका लिखित भाषा।
जब आप किसी को मेल करते हो वो क्या है, लिखित भाषा, उसमें आप मेल में लिख के बताते हो। लास्ट हमारा क्या है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से जो गूंगे लोग हैं वो करते हैं, जो बोल नहीं सकते, इशारों में बात करते हैं। तो सांकेतिक भाषा जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। तो जब ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे खड़े होकर हाथ देता है तो एक तरफ से गाड़ी चलती है और बाकी 3 तरफ से गाड़ियाँ रुकी होती हैं। वो मुंह से नहीं बोलता, ना ही वो किसी कार्डबोर्ड पे लिख के खड़ा होता है कि चलो रुको, तो वो सिर्फ हाथ से इशारा करता है और हम समझ जाते हैं कि हमें रुकना है या जाना है। ऐसे जब हम रोड पे चल रहे हैं, सामने रेड लाइट होती है, हमें आके कोई बोलता नहीं है कि रुक जाओ, ना ही कहीं पे लिखा होता है कि रुको, हम रेड लाइट देखते हैं और रुक जाते हैं। ये क्या है, सांकेतिक भाषा। और जैसे ही ग्रीन होती है हम चलने लगते हैं। फिर आता है मोनो एक्ट। मोनो एक्ट वो एक्ट होता है जिसमें हम मुंह से कुछ नहीं बोलते, बस हम एक्ट करते हैं और उस एक्ट से हम बताते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, क्या होता है। तो वो हमारा सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, जो भाषा बालक अपने परिवार में सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कोई बच्चा पंजाबी भाषा परिवार में जन्म लेता है और कोई दूसरा हिंदी भाषा परिवार में जन्म लेता है। जो पंजाबी भाषा परिवार में जन्म लेगा उसे पंजाबी बहुत अच्छे से आएगी, वो लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है। इसी तरीके जो हिंदी भाषा परिवार में जन्म लिया है वो हिंदी बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। और ये दोनों ही भाषाएं उन दोनों के लिए अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी, फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच, पोलैंड की राष्ट्रभाषा पोलिश इत्यादि। ऐसे अलग सबकी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 70 से 75% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, राजभाषा भी है और मातृभाषा भी है। तो हिंदी हमारी ये सारी भाषाओं हैं। अगला हम पढ़ते हैं हिंदी की कुछ विशेषताएं, क्यों हिंदी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। फिजी, सूरीनाम, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। जब 1991 की जनगणना हुई थी तो उसमें हमने देखा था कि हिंदी बोलने वालों की संख्या चीनियों से अधिक है। जो चीनी भाषी लोग हैं उनसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग थे। विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाने वाली भाषा दूसरे स्थान पे है। वर्ल्ड में हम दूसरे स्थान पे है जो हिंदी बोलते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य रूप से घोषित की गई। 10 जनवरी को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमने संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, हिंदी भारत के साथ फिजी देश की राजभाषा भी है। और मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी, भोजपुरी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।